यानी कि AK-203 का कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्लीट हथियार मेड इन इंडिया। राइट, 6 आवर इज अ गुड वेपन। आप इमीडिएटली साइन करिए आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उनको बोलिए यहां पे फैक्ट्री डालो, बनाओ। और यहां पे जो आपने 6 लाख का ऑर्डर दिया है, या एक ही ब्रिगेड में आपके अगर इतने कैलिबर ऑफ वेपन्स होंगे कि ये गोली अलग है, इसका कारतूस अलग है, इसका मतलब क्या हमें राफेल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, कोई शक नहीं है। अपाची हेलीकॉप्टर्स हमें चाहिए प्रचंड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमें राइफल भी चाहिए। वी शुड हैव एन ए क्लास, वर्ल्ड क्लास राइफल। एक बार डिसाइड करके साइन करो, पैसे दो, कहानी खत्म। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी, चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे। उसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम होंगे वो चाइना को टक्कर देने वाले मिसाइल्स उसके अंदर होंगी। यानी कि पूरा समझ लो कि एंड में इंडियन एयरफोर्स के पास कब तक आएगा, यानी कि अभी से 20 साल के बाद। यार वो इन्फेंट्रीमैन की कोई बात ही नहीं करता, जो पैदल सैनिक है ना, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। मैं आपको बताता हूं, जहां पे वो इन्फेंट्री वाला हथियार लेके खड़ा है ना, वही भारत की सरहद है। जो भी आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन कर रहा है, वो इस देश का दोस्त नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज बात करते हैं हथियारों की। तो 2 हथियार या वेपन के प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, और एक बहुत बड़ा अपडेट। आज ये टॉपिक रहेगा द चाणक्य डायलॉग्स में। तो दोस्तों आपको पता है कि भारतीय सेना अलग अलग किस्म की राइफल्स का इस्तेमाल करती है, और हम आपको पहले यह भी बता चुके हैं कि AK-203 यानी AK जैसे AK-47 है, उसी प्रकार से जो लेटेस्ट वर्जन है उसका AK-203 की फैक्ट्री अमेठी में लगी, और ऑलरेडी वो जो फैक्ट्री है वो एक्टिव है, वो इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रही है, इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है, हथियार सप्लाई कर रही है। ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन बीच में दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है, और ये ऑर्डर है 837 करोड़ यानी कि 837 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, और ये है 73,000 6 आवर असॉल्ट राइफल्स। ये आपके स्क्रीन पे है, ये 6 आवर असॉल्ट राइफल है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। और 6 आवर असॉल्ट राइफल का जो कैलिबर है दैट इज 7.62 into 51। ये कैलिबर क्या होता है दोस्तों? कैलिबर होता है एमुनिशन का, बैरल का, कि जिसमें वो जो एमुनिशन बैरल में फिट आ जाए, उसका जो कुतर होता है, राइट, द एरिया वेयर द बुलेट गोज, ठीक है, राइफल के अंदर जहां पे जो कारतूस है वो बैठता है, उस पूरे जो उसका पूरा सर्कमफ्रेंस रहता है, उसको कहते हैं कैलिबर। मैंने वो कैलिबर का वेपन हो गया। वो एक आसान शब्दों में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों इसके ऊपर बहस भी हुई है, कई सारी चीजें हुई हैं। तो पहली चीज तो यह, मैं इसको वेलकम करता हूं कि इंडियन आर्मी में मॉडर्न राइफल्स हुई। हाल ही में मैंने पॉडकास्ट करा था, एक गैप आपने सुना होगा, द गौरवारिया पॉडकास्ट, इंग्लिश में आता है हमारे, द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर के साथ हमने ये पॉडकास्ट करा, और यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे। जनरल कुलकर्णी भी बैठे थे, हमारे स्टूडियो आए थे, और मैं भी, तो हम दोनों इसी बारे में बातचीत कर रहे थे। उस पूरी शो का जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जनरल कुलकर्णी ने क्या बोला, जरा ये भी सुनिए। ऐसे नहीं कि हम कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। एक फर्स्ट वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन्स डिसीजन दैट हैज बीन टेकन। इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन दैट योर वेपन इज गोइंग टू बी 7.62, नाउ व्हेन आई से 7.62, नॉर्मल मैन विल थिंक 7.62। अब उसका कैलिबर अलग अलग है, 7.62 into 51, 7.62 into 39। सो इसका बुलेट उस पर नहीं फायर होगा, उसका इस पर नहीं फायर होगा। सो नॉर्मल to a bureaucrat, or when the files are moving, वो 7.62 है। Nobody would realize, even amongst us as service officers, many of them may not know. So my apologies for intervening, sir. Just to tell our audience that 7.62 into 39 is what is used in the AK series. Yeah. The AK-203, AK-47, 50, that is 7.62, and 7.62 that into 39, and into 51 would be sub SLR wala, 6 no, you are इसमें 6 और। दोस्तों आपने सुना जनरल कुलकर्णी की बातें, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है उन्होंने जो करी। इट्स अ वेरी बेसिक, वेरी प्रैक्टिकल थिंग, लेकिन इसका जो लॉजिस्टिक्स पे असर पड़ता है ना, ये बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा मैटर क्या है। देखिए, जो AK-203 है वो है 7.62 into 39,
और जिसके हमने 73,000 ऑर्डर अभी दिए हैं इंडियन आर्मी के लिए राइफल के, ये भी राइफल है, ये भी राइफल है, ये है 7.62 × 51। अब दोस्तों ये दोनों के कारतूस, आप जो दोनों का एम्युनिशन है, ये आमने सामने स्क्रीन पे देखिए। यानी कि जाहिर सी बात है, एम्युनिशन देख के आपको पता लग गया होगा कि जो 7.62 × 39 है वो 7.62 × 51 से फायर नहीं हो सकता और इसकी बुलेट इससे फायर नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये चीज है। लेकिन दोनों हथियार बहुत अच्छे हैं और इंडियन आर्मी ने ऑर्डर दिया है 6 लाख का, 6 लाख राइफल्स का ऑर्डर दिया है AK-203 को। अब क्योंकि रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और हमारे पास हथियारों की कमी, क्योंकि उसके कई पार्ट्स रूस से आ रहे हैं और धीरे 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 अभी देखिए 25 to 30% के बीच भारत में बनने लगी है। ये पूरी AK-203 की जो डील हुई थी, इसमें क्या बात करी थी मोदी सरकार ने रूसियों के साथ? ये बात करी थी कि ठीक है साहब, हम आपसे लेंगे, पुर्जे लेंगे यहां पे और यहां पे बनाएंगे, लेकिन इतने इतने समय में ये पूरे भारत में बनेंगे, तो भारत में हम इस पूरी वेपन का एक इकोसिस्टम बना देंगे इंडिया में। राइट, हम इस वेपन का इकोसिस्टम बनाएंगे। पहले 10% भारतीय होगा, 15, 20, 25, 30 ऐसे कर करके कई सालों में ये हो जाएगा 100% इंडियन, यानी कि AK-203 का कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्लीट हथियार मेड इन इंडिया। अब हो सकता है उसका ब्रीच हो वो बैंगलोर में बन रहा हो सकता है उसकी बैरल तमिलनाडु में बन रही हो सकता है उसकी एमुनिशन उत्तर प्रदेश में कानपुर में बन रही हो सकता है मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से फैक्ट्रियां बन रही हैं। लेकिन क्या हुआ है कि अभी भी AK-203 का कुछ सामान बाहर से आ रहा है, रूस से आ रहा है, और वहां पर हो गई लड़ाई 2 साल से, तो हमारी हर चीज रुक गई है जो रूस पे डिपेंडेंट थी। अच्छा, यहां पे ये जो वेपन्स हैं जो हमने अमेरिका से लिए हैं 6 hour 7.62 × 51, ये बहुत ही शानदार और कारगर हथियार है, अमेरिकन हथियार है, ठोस हथियार है और 500 मीटर तक इसकी मार है। 500 मीटर तक इसकी मार है दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वेपन है यू सी, जब हम बात करते हैं AK-203 की, AK-203 की जो क्योंकि मैंने AK-56 हैंडल करी है, मैंने AK-203 मैंने नहीं चलाई, मैंने देखी भी नहीं, रादर मैंने टेलीविजन पे देखी थी, मैंने कभी अपने सामने देखी भी नहीं है। तो मुझे AK-47 या AK-56 के बारे में आप बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं अच्छी तरीके से। ये नया प्लेटफॉर्म मैं मान के यही चलता हूं कि इसमें अपग्रेडेशन है, लेकिन बेसिक्स उसके जो मैकेनिकल्स हैं वो तो वही होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये मेरा मानना है। AK की जो AK मैंने चलाई है या मैंने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करी है, उसका जो इफेक्टिव रेंज था वो 300 था, दैट वाज 300 मीटर्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 300 मीटर तक उसकी मार थी, कारगर मार, गिरा देता था बंदे को वो हथियार। राइट, इसकी 500 है 6 hour की। तो आपने जनरल कुलकर्णी की बात सुनी, जनरल कुलकर्णी यही कह रहे हैं कि यार ये कंफ्यूजन बंद होना चाहिए, आप एक वेपन ले लो और पूरी इंडियन आर्मी में अगर आपको ये लगता है कि 6 hour बढ़िया है, राइट, 6 hour इज अ गुड वेपन, आप इमीडिएटली साइन करिए आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उनको बोलिए यहां पे फैक्ट्री डालो, बनाओ, और यहां पे जो आपने 6 लाख का ऑर्डर दिया है, that can be given to BSF, that can be given to CRPF, that can be given to ITBP, that can be given to SSB, that can be given to CISF। आपके पास स्टेट पुलिस है, यहां पे 20-25 लाख राइफल है, तो यहीं पे खप जाएंगे इंडिया में। लेकिन मेक अप योर माइंड, द होल इशू दैट इज व्हाट जनरल कुलकर्णी सिंह, मेक अप योर माइंड यार। देखो बात यह है, आज की तारीख में एक आपकी 9mm है जो कि पिस्टल है, जो कि आपकी कार्बाइन है। ठीक है, अब कार्बाइन तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती फौज में, काफी टाइम से मैंने भी नहीं देखी कार्बाइन, मेरे टाइम पे हुआ करती थी, बट 9mm तो है फौज में, नंबर 1। राइट, मैं पूरी आर्मी के सारे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्मॉल आर्म्स की बात कर रहा हूं यहां पे, मैं वो बड़े बड़े हथियारों की बात नहीं कर रहा। आप सोच लीजिएगा टैंक की बात कर रहा, नो, नॉट एट ऑल। इन्फेंट्री बटालियन में जो स्मॉल आर्म्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपके पास एक तो ये कैलिबर है 9mm, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास 5.56 है जो कि इंसास है, जो कि इंसास राइफल है 5.56, जिसमें LMG भी है, राइफल भी है, सब यूज होते हैं उसमें, ठीक है जी। ये दूसरा हो गया। तीसरा आपके पास AK-203 या 47 या 56, ये सारे के सारे हैं 7.62 × 39, राइट। फिर आपका ये राइफल आ गई 6 hour 7.62 × 51, ये एक अलग कैलिबर। तो यानी कि एक ही यूनिट में या एक ही ब्रिगेड में आपके अगर इतने कैलिबर ऑफ वेपन्स होंगे कि ये गोली अलग है, इसका कारतूस अलग है, इसका मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो मैं सिर्फ, मेरा ये मानना है कि एक बार आप डिसाइड करके कहानी खत्म करो। अगर आपको करना है कि ठीक है 6 hour बढ़िया है, आप अमेरिकन से बात करो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करके फटाफट उनको बोलो यहां पे जमीन लो, प्रोडक्शन करो, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में ये करो, और जब तक ये फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हथियार, क्योंकि उसको भी टाइम लगेगा 1-2 साल, तब तक आप बोलो कि ठीक है यार, हम आपसे ना बैचेस में लेते रहेंगे हथियार।
हम आपसे बैचेस में 6 आवर का 7.62 into 51 वाला हथियार लेते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, जैसे राफेल ले लिए, राफेल एम ले लिए, जोरावर टैंक ले लिया, M777 ले लिया, फिर हमने अपाची ले लिया, फिर ये फिर वो। यार वो इन्फेंट्रीमैन की कोई बात ही नहीं करता, जो पैदल सैनिक है ना उसकी कोई बात ही नहीं करता। ही इज, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान रखना आप। बड़े बड़े वेपन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम और एक वेपन के बारे में भी बात करने वाले हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। यार बात ये होती है ना कि जहां पे वो इन्फेंट्री वाला राइफल लेके खड़ा है ना, मैं आपको ये दिल की बात बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी इमोशनल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री यार, मैं 17 कुमाऊं से मेरा ताल्लुक है। मैं आपको बताता हूं, जहां पे वो इन्फेंट्री वाला हथियार लेके खड़ा है ना, वही भारत की सरहद है। ये जो नक्शा आप देखते हो ना, आप जो किताब खोलते हो नक्शा देखते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट गाय इन द इन्फेंट्री यार, होल्डिंग हिज राइफल। वो अगर वहां से हट जाएगा, नक्शा बदल जाएगा। तो हमें उसकी भी बात करनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। क्या हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या हमें एक और एयरक्राफ्ट चाहिए? 100% चाहिए। क्या हमें राफेल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, कोई शक नहीं है। अपाची हेलीकॉप्टर्स हमें चाहिए प्रचंड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमें राइफल भी चाहिए, एंड दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव यार। वी शुड हैव एन ए क्लास, वर्ल्ड क्लास राइफल। एक बार डिसाइड करके साइन करो, पैसे दो, कहानी खत्म। बोलो कि ठीक है, यू डिजर्व द बेस्ट, टेक द बेस्ट। ये होना चाहिए इन्फेंट्री सोल्जर के लिए। जो पैदल सैनिक है उसके लिए इतना हमें करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये AK-203 के 35,000 तो राइफल चली गई इंडियन आर्मी में, अभी और भी जानी है। इसके अलावा भारतीय सेना ने करीब 41,000, मोटा मोटी एक्चुअली 40,949 इज द एग्जैक्ट फिगर, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट मांगना चाहें, लाइट मशीन गन्स भी ऑथराइज कर दी हैं, ये भी आ जाएंगी। और ये ऑर्डर है पूरा 2,165 करोड़ का। अच्छा जी, आज की तारीख में एक और बड़ी बात हो गई है। INS अरिघात कमीशन हो गई है दोस्तों। दिस हैज बीन कमीशनड। INS अरिघात जो है, ये वेपन सिस्टम जो है, ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन। अरिहंत का आपने नाम सुना था, दैट वाज द फर्स्ट वन इंडिजिनसली मेड, वो भारत ने ही बनाई थी। ये दूसरी INS अरिघात, ये भी आज कमीशन हो गई है दोस्तों। ये न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है विद न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि पानी के अंदर जाके ये मिसाइल फायर कर सकते हैं, और जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा जाके लगेगी, न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं। और ये जो वो है दिस काइंड ऑफ सबमरीन न्यूक्लियर पार्ट, ये कई महीनों पानी के नीचे अंदर रह सकती है। इसको ऊपर आके ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली ऊपर आना पड़ता है, बैटरीज उनकी रिचार्ज होती हैं, 10 किस्म की चीजें होती हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन कैन बी अंडर वाटर फॉर मंथ्स एट अ टाइम, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके स्टेल्थ फीचर्स हैं दोस्तों, बड़ी जबरदस्त वो है। शिप बिल्डिंग सेंटर वाइजैग ने इसको बनाया है। फुली रेडी फॉर कमिशनिंग इनटू सर्विस आफ्टर एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट है। फॉलोइंग इट्स कमिशनिंग इट विल जॉइन अलोंगसाइड INS अरिहंत। तो INS अरिहंत हो गया और INS अरिघात हो गया। एक सबमरीन 4,000 करोड़ से ज्यादा, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की कॉस्ट शामिल नहीं है, क्योंकि आपको जहां पे सबमरीन आप बनाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। आप कहीं पे भी सबमरीन, ऐसे नहीं कि आपने कहीं पे भी आपको पानी वानी मिला आपने सबमरीन बनाना शुरू कर दी, नहीं, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें शामिल नहीं है 4,000 करोड़ में। और न्यूक्लियर रिएक्टर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो बनाया है वो भी इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, ये जो हमने बात करी है ना, ये प्रोजेक्ट टोटल 4 SSBNs जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, ये इंडिया बनाएगा 4, और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ की कॉस्ट में 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आपके पास आएंगी, जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर से चलेंगी और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी होंगी उसके अंदर। अच्छा, 6,000 टन का INS अरिघात है जो कि आज कमीशन हुआ है, और ये 12 K-15 सागरिका मिसाइल्स अपने साथ कैरी करेगा, जिसका 750 किलोमीटर का रेंज है, और 4 K-4 मिसाइल्स जिसका एक मिसाइल का रेंज होगा 3,500 किलोमीटर। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी, चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे, इसलिए परेशान आपसे, मुझसे, सबसे यार। दे आर सेइंग कि यार ये क्या कर दिया ये लोगों ने, ठीक है ना। दे हैव क्रिएटेड दिस, दे हैव डन दिस। और इसके अलावा दोस्तों, 3rd सबमरीन बिल्ड होने वाली है, जिसका नाम है INS अर्धमान, और जो चौथी बनने वाली है
जो कि डिजाइन स्टेज में, उसका नाम अभी सिर्फ S4 दे रखा है। तो ये मुझे लगता है ए सीरीज में भी जाएंगी। अरिहंत, अरिगात, अरिदमान और एक और चौथा भी आई थिंक ए से ही होगा नाम इसका। और इसको बनाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। इस न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में लगभग 10 साल लग जाते हैं। तो ये दोस्तों लगभग इसकी पूरी कॉस्ट है। ये इसकी कैपेबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं। भारत 4 लेगा। चाइना के पास ऐसी 6 जिन क्लास SSBN आर्म्ड विथ JL-3 मिसाइल्स विच हैव अ रेंज ऑफ 10,000 किलोमीटर। अच्छा, चाइना की जो मिसाइल है, हमारी मिसाइल्स का है 3,500 किलोमीटर का रेंज। चाइना की जो मिसाइल्स हैं दे हैव अ रेंज ऑफ टुडे हैव अ रेंज ऑफ 10,000 किलोमीटर। लेकिन जो हमारी और सबमरीन आने वाली हैं, ठीक है जी, जिसका नाम अरिदमान है और S4 है, उसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम होंगे वो चाइना को टक्कर देने वाले मिसाइल्स उसके अंदर होंगी, यानी कि डिस्टेंस, पोटेंसी और कैपेबिलिटी में। ठीक है जी, ये दूसरी खबर। पहले मैंने आपको 6 आवर 7.62 into 51 का बताया। मैंने आपको बताया INS अरिघात के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि खबर यह आई है कि पहला प्रोटोटाइप 2028 यानी कि 4 साल के बाद 5.5 जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का 4 साल के अंदर यानी कि 2028 तक इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास। इंडियन एयरफोर्स मतलब उसको देखेगी, परखेगी और उसके बाद कहते हैं कि ये 5.5 जनरेशन का AMCA, इसका टोटल वजन होगा 27 टन। कैन यू इमेजिन? 27 टन का एयरक्राफ्ट है, 27 टन्स। ये एयरक्राफ्ट है सुपरसोनिक मैक 2, मैक 1.5, पता नहीं कितनी स्पीड पे जाएगा ये। और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि रडार पे ये ना के बराबर दिखेगा, बहुत छोटा इसका रडार सिग्नेचर होगा। और इसमें कई सारी और चीजें भी होंगी दोस्तों। 2035 के बाद से इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें भी मैं एक बात जैसे मैंने एक सजेशन दिया था, मैंने क्या, जनरल कुलकर्णी ने दिया था, मैंने सवाल पूछा, जनरल कुलकर्णी ने आपको बताया कि ये कर देना चाहिए। इसमें भी एक मैं आपको बात बताता हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि 2035-28 तक हो जाएगा इसका प्रोटोटाइप। फिर 7 इयर्स इसकी टेस्टिंग होगी। एयरफोर्स बोलेगा कि यार देखो सुनो, ऐसी स्टोरी है कि हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको ऐसे बदलो, क्योंकि एयरफोर्स को चलाना है। जाहिर सी बात है, एंड यूजर कौन है? इंडियन एयरफोर्स ना। आपको इंडियन एयरफोर्स की बात माननी पड़ेगी, उनकी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं आपको उनकी सुननी पड़ेगी। तो वो बोलेंगे नहीं, इसमें ये वेपन डालो, ये डालो, ये एवियोनिक्स डालो, ये रडार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, स्टेल्थ फीचर ऐसा होना चाहिए। उसमें 7 साल चले जाएंगे। फिर 2035 से ये मास प्रोडक्शन के लिए वो होगा। और देखो दोस्तों, ये ऐसा तो है नहीं पूड़ी तलनी जैसा कि एक साथ 10 डालनी और ऐसे कढ़ाई से निकाली। इसको मास प्रोडक्शन में लाते 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 इसकी सप्लाई चेन्स पूरी करते करते और फाइनल प्रोडक्ट देते हुए एयरफोर्स में और 10 साल लग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी आसानी से नहीं होगा। तेजस का आपने हाल देख लिया ना, ये फास्टर होगा नो डाउट। इसमें चाबियां लगी हैं, चूड़ियां कसी हैं इसकी पूरी प्रोजेक्ट की। तो ये तो जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करते भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बहुत तेजी से भी काम करा ना, तो 42, 43, 44, 2045 तक आपके स्क्वाड्रन जो भी आपको तैयार करने तब तक वो तैयार होंगे। यानी कि पूरा देख लो आप, पूरा समझ लो कि एंड में इंडियन एयरफोर्स के पास कब तक आएगा, यानी कि अभी से 20 साल के बाद। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, दिस इज द ट्रूथ। और ये टाइमलाइन मैं नहीं दे रहा, ये खुद इन लोगों ने बोला है जो DRDO बना रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, 2028 तक प्रोटोटाइप, 2028 तक प्रोटोटाइप, 2000, देखिए ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आपको क्लियर हो जाए मैं बोल क्या रहा हूं। ये कह रहे हैं साहब 2028 तक प्रोटोटाइप हो जाएगा, उसके बाद इसको लग जाएंगे 2035 से मास प्रोडक्शन। यानी 28 को 4 साल हो गए, 35 यानी कि उसको 11 साल हो गए, 11 और 4 15 साल ये हो गए। फिर 5 साल आप उनको बनाने के लिए भी तो दोगे। कुछ स्क्वाड्रन, 4-5 स्क्वाड्रन जितनी भी इन्होंने प्लान करा होगा, तो भाई आपके लग जाएंगे 20 साल, आज की तारीख से 20 साल। भारत को क्या करना चाहिए दोस्तों, ये चीज मैं कई बार बोल चुका हूं, क्या करना चाहिए। आत्मनिर्भरता, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन कर रहा है वो इस देश का दोस्त नहीं है। लेकिन क्या आप 20 साल वेट कर सकते हैं? 20 साल चलो 15 ही ले लो यार, जैसा ले लो, 18 ले लो, जो भी है। क्या आप डेकेड एंड हाफ वेट कर सकते हैं 5th जनरेशन फाइटर? क्योंकि जब तक वो फाइटर आएगा, अगर उसके बीच में चाइना का तो J-20 ऑलरेडी उन्होंने तिब्बत में लगा रखा है, ऑलरेडी उनका उड़ रहा है, डिप्लॉयड है, सब कुछ है, वहां पे है तिब्बत में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे भाई। और एयरक्राफ्ट के लिए 150 किलोमीटर कुछ नहीं होता, उसके लिए चिल्लड़ है, रेसगारी है 150 किलोमीटर एयरक्राफ्ट के लिए। वो तो हम जो सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, हमारा 150 किलोमीटर बहुत दूर है। एयरक्राफ्ट लाइक नथिंग, ब्लिंक ऑफ एन आई, यू आर थ्रू।
जिस स्पीड पे चलता है, चाइना ने वहां पे ऑलरेडी 5th जनरेशन J-20 फाइटर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। अब आप बताओ, क्या आप 20 साल तक वेट करना चाहोगे कि चाइना की टक्कर? क्योंकि जब तक आपके वो फाइटर आएंगे, चाइना का 6th जनरेशन ऑलरेडी चाइनीज एयरफोर्स पे होगा और चाइना 7th जनरेशन का प्रोटोटाइप निकाल रही होगी 20 साल में। भाई साहब, ये बात तय, आप मान के चलो। वो लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जितनी तेजी से दे आर ग्रोइंग देयर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटेटिव एनहांसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ स्टेल्थ, वो एक अलग लेवल का काम हो रहा है वहां पे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो मैंने पहले बोला, यू हैव टू बाइट द बुलेट यार। साफ सीधी बात है, आज की तारीख में आपको बताना पड़ेगा, इंडियन एयरफोर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू गेट टुगेदर एंड से दैट मिनिमम वी वांट 5 स्क्वाड्रन्स और 10 स्क्वाड्रन्स, व्हाटएवर यू वांट टू दिस थिंग, हैव अ पार्टनरशिप विथ द अमेरिकन्स। से दैट जी हमें F-35 चाहिए। आप क्यों, आपके पास चॉइस नहीं है कोई। आप 18-20 साल लग जाएंगे आपके 5th जनरेशन फाइटर्स को। आप 18-20 साल में आपके पास 4.5 जनरेशन का फाइटर पड़ा हुआ है, ठीक है। चाइना का 5th जनरेशन है, ठीक है ना, और चाइना तेजी से काम कर रहा है 6th के ऊपर। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑन 6 बाय द वे। वो करना की सोच नहीं रहे, अरबों डॉलर लगा दिए हैं, काम चल रहा है, चोरी चल रही है टेक्नोलॉजी की, अमेरिकन से भी चोरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनफैक्ट कुछ चाइनीज पकड़े गए थे चोरी करते हुए टेक्नोलॉजी, दे वर कॉट। द चाइनीज आर वर्किंग। व्हाट द इंडियन शुड डू इज गेट इन टच सिंपली विद द अमेरिकन एंड से कि, क्योंकि F-22 उन्होंने बनाना बंद कर दिया है। देखो साफ सीधी बात है, दे हैव स्टॉप मेकिंग F-22, दैट इज व्हाट आई हियर। F-22 बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म था, F-22 बनना बंद हो गया है, अब बन रहा है F-35, राइट। और रूस के साथ आप ये नहीं कर सकते, रूस की पता नहीं लड़ाई कब खत्म होगी। रूस कल फिर घुस जाएगा, बोलेगा मुझे फिनलैंड पसंद आ गया, मुझे दोबारा यूक्रेन जाना है, फिर आपकी पूरी सप्लाई चेन बंद हो जाएगी भाई। अमेरिका की यह खासियत है कि जो भी लड़ाइयां होती हैं, अमेरिका जहां गंद मचाता है, और गंद बहुत मचाता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका कभी अपनी जमीन पर गंद नहीं मचाता, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया भर में गंद मचाता है, राइट। रूस ने अपनी बैकयार्ड में गंद मचा लिया, जिससे कि हमें नुकसान हो गया। अमेरिका कल फाइट करेगा, अमेरिका जंग में पड़ेगा, यह बात तय है। उसकी फितरत है दूसरे के घर में आग लगाना, कलेश करना है, अमेरिकन की फितरत है। लेकिन अमेरिकन ये इंश्योर करते हैं कि उनके घर में आग ना लगे और दूसरे के घर में लगते रहे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि F-35 इज द आइडियल। F-35 ले लुआ के खत्म करो। आप अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में 5 या 10 जितनी भी स्क्वाड्रन ऐड करनी है, ठीक है, उनको भी टाइम लगेगा, लेकिन यू कैन आस्क देम टू मेक इन इंडिया। और कुछ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं वो 20%, 30%, 40%, 50%, जो भी है, आयरन क्लैड गारंटीज होनी चाहिए कि आप करोगे, डिले नहीं करोगे। और ठीक है, उसमें भी उनके भी प्रोडक्शन में डिले चल रहा है। F-35 भी कई कंट्रीज ने ऑर्डर करा है, उनको समय से नहीं मिला। लेकिन यार 20 साल, 18 साल, वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क। और ये टाइमलाइन मैं नहीं दे रहा, ये टाइमलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉस, गौरव आर्य की टाइमलाइन नहीं है। मैं कौन होता हूं टाइमलाइन देने वाला? बहुत खतरनाक चीज है, विच वी मस्ट टेक केयर ऑफ इमीडिएटली। अच्छा दोस्तों, कुछ सवाल जवाब है यहाँ पे। भानु तेज जी का है कि पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कीप देम हियर एंड यूज देम टू बिल्ड नैरेटिव्स, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल है भानु तेज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स तो हमने लिए हैं, दलाई लामा बैठे हैं, पूरी टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है यहाँ पे इंडिया में। पर हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हमें और बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहिए, व्हाई नॉट? मैंने तो बोला भी था अपने प्रोग्राम पर, भैया शेख हसीना बैठी है, क्यों शेख हसीना जाए लंदन या फिनलैंड? क्यों? आप दीजिए उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दीजिए एज अ विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट। आप बड़ा सा बंगला दीजिए दिल्ली में, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। एक शेख हसीना के लिए प्रॉपर सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। उसके जो भी बांग्लादेश के लोग हैं आप इंडिया में लाइए, उनको प्रॉपर एक सेक्रेटेरिएट दीजिए। यहां पे शी शुड हैव एन ऑफिस, अ वर्किंग ऑफिस इनसाइड हर हाउस, अ वर्किंग ऑफिस एल्सवेयर, अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस, ऑल मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप करिए। और वो कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश को बुरा लगेगा, बांग्लादेश की इतनी मदद कर दी तब उनको बुरा लग रहा है। उनको बुरा लगेगा बांग्लादेशियों को। आप बांग्लादेशियों को अपना सर दे दोगे, उनको फिर बुरा लगेगा कि सर यार थोड़ा सा और बड़ा होता तो और मजा आता। वो कभी खुश नहीं होने वाले लोग हैं, ठीक है। दे विल नेवर बी हैप्पी व्हाट एवर यू डू। आपने उनका देश आजाद करवा दिया, इस पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, और तब भी खुश नहीं है, ठीक है। आपने उनको बिजली दे दी, सप्लाई कर दी, फिर भी खुश नहीं है। आपने पैसे से उनकी मदद कर दी, फिर भी खुश नहीं है। अच्छा, जो करंट एडवाइजर है उनका मोहम्मद यूनुस, वो कहता है कि यार जब बाकी पार्टीज ऑपोजिशन में थी, आपने बांग्लादेश के मैटर्स पे क्यों नहीं बोला? दोगलापन देखो। मोहम्मद यूनुस का यह कहना है कि भारत ने जब शेख हसीना थी टॉप पे, तो भारत ने दखलंदाजी क्यों नहीं करी बांग्लादेश के अंदर? आपने दखल क्यों नहीं दिया जब आपको पता था कि वो गलत काम कर रही है, राइट? अब की सरकार क्या कह रही है? भारत को हम वार्न कर रहे हैं, दखलंदाजी मत करना। अरे बेवकूफों, तुम एक बार मन बना लो, एक बार मन बना लो कि भारत की दखलंदाजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए।
ये दोनों तरफ से बोल रहे हैं, तो दे आर कंफ्यूज्ड पीपल, हाईली कंफ्यूज्ड पीपल, ठीक है ना। गणेश तेलंग जी कहते हैं कि जय श्री राम गणेश जी, यूक्रेन ने रशिया की एक बिल्डिंग पर ड्रोन हमले से जैसे कुछ जीवित हानि हुई है तो रशिया इसका बदला लेगा, क्या अपना रौद्र रूप दिखाएगा? वो तो दिखा ही रहा है रौद्र रूप साहब। यूक्रेन के अंदर उसने जमीन कैप्चर कर ली और इतने हजार लोग मार दिए, और ज्यादा रौद्र रूप क्या दिखा देगा रशिया? वो तो दिखाना ही है। राज कहते हैं मैं इंडियन बंगाली हूं, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत खराब है और हिंदुओं के लिए इंप्रूव नहीं हुई। What can we Bengali speaking people do for them? Can you point out the right direction? Regards, देबांगन सिंहा। अच्छा, राज इनका आईडी, इनका नाम है देबांगन सिंहा। देखिए बात यह है कि what can Bengali Hindus do? It is not about Bengali Hindus. It is about India. ये बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, यूपी वाला, बिहार वाला, ये सब करते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है? कुछ नहीं कर पाओगे आप। एंड मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई डू रिस्पेक्ट योर इमोशंस, बट ये सिर्फ हिंदू जो बंगाली हैं या जो वेस्ट बंगाल के बंगाली नहीं, दिस जो बांग्लादेशी हिंदू उसके साथ हो रहा है, दिस इज एवरी इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए। देखो मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, जमाते इस्लामी एक हार्डलाइन रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट है। जमाते इस्लामी के भारत से शुरू हुआ था और भारत में भी जमाते इस्लामी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में है, 10 और देश में है, लेकिन ये ट्रायंगल इसका जमात का बड़ा तगड़ा है। वो नहीं रहने देंगे हिंदुओं को वहां पे, और इसके बारे में सरकार को ये बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये मोहम्मद यूनुस, इसके पास ज्यादा पावर, ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। या तो आप सोच लो, भाई बहन होए ना प्रीत वाला सिस्टम लगाओ आप, तब जाके मानेंगे, वरना ये नहीं होने वाला सेटल। ये हिंदुओं को इसी तरीके से मारते रहेंगे, और एक दिन आपको पता लगेगा कि 10% थे, अभी 1% बाकी रह गए, और एक दिन पता लगेगा जैसे अफगानिस्तान में हो गया ना, गॉन, अब नहीं मिलते हिंदू वहां पे। यही होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।